Hello and welcome to the very first episode of Hit Talks with Hitesh. This is a space where we explore the people, their journeys, and the stories that have shaped them. And today, we couldn't have asked for a better guest to kick things off. He is the pioneer who has transformed and trained thousands of students, worked with celebrities, and have set many records in doing blindfold haircut. He is the founder of iconic Big Boss Salon. Let's welcome Mr. Harish Bhatia. हेलो सर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर टुडे। आपने अपने कीमती समय निकाल के आज यहाँ पे आए हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू हितेश जी। आपने मुझे बुलाया और आपका पहला ही ब्रॉडकास्ट है और मुझे याद किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सर इट्स माय प्लेजर। और आपका ये ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में जाए और बहुत अच्छा रहे, थैंक यू वेरी मच सर। यही मेरी दुआ है। सर सो बिफोर वी डीप डाइव इनटू योर जर्नी हम समय को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। हम जानना चाहेंगे उस यंग हरीश के बारे में कि यंग हरीश जो थे वो कैसे थे? यंग रेज तो बहुत नॉटी थे। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ाई में एक्चुअली कम दिल लगता था, खेलने में ज़्यादा लगता था। और खेलते-खेलते समझो ना, पहले वहाँ गाँव में गोटी खेलना, मतलब वो जो काँच की गोटी क्या रहती है, हाँ, वो खेल-खेल के करीबन मैंने एक डब्बा मटका सा भर दिया था। वहाँ डब्बे तो क्या मटके रहते थे, मटका भर दिया था। मतलब इतना उसमें मास्टरी हो गई थी। और लेकिन वो खेल में ज़्यादा ध्यान होने के कारण मैं थर्ड में फेल हो गया। मैं जैसे ही घर पे गया, पिताजी ने बहुत अच्छे से धुलाई की, पहले हाथ से, जूते से, डंडे से, फिर बांध के मेरे को छोड़ दिया, जहाँ बकरी वगैरह बांधते थे वहीं पर छोड़ दिया। सो बहुत ही स्ट्रिक्ट मेरे करते थे। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज ऑफ वी आर 6 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। सो तो क्योंकि आप फेल हुए थे इसीलिए आपको पनिशमेंट मिली कि जो हाँ, पनिशमेंट हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में आ जाइए। नहीं, हाँ, बोला और फिर वापस शाम को जब बांध के चले गए और माँ को बोल के गए कि इसको खोलना मत, जो भी कोई खोलेगा उसको भी उतनी ही मार पड़ेगी। तो मैं और माँ को फिर चुपके से बोल के गए कि इसको मेरे जाने के बाद खोल के खाना खिला देना और मैं आऊँ उसके पहले वापस बांध के रख देना। तो मतलब उनके जो ट्रिक थी वो बहुत ही अलग हुआ करती थी। तो जैसे ही मैं शाम को आया, माँ ने तो खाना वाना खिला के मेरे को वापस बांध के रख दिया था। फिर चिल्लाने लगे सबके ऊपर। बोला, जो भी ये इसको खोला क्यों नहीं? मैं तो सुबह गुस्से में था। बोला, आपने ही तो बोला था कि जो भी कोई खोलेगा उसको भी हम क्यों मार खावे? इसके लिए हमने खोला ही नहीं। फिर मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ के मतलब मिठाई वगैरह लेके आए। उनके आँख में आँसू थे। उनके आँख में आँसू देख के मुझे भी, मेरे आँख में भी आँसू आ गए। और फिर उन्होंने मिठाई खिला के बोला, मैंने क्यों मारा तेरे को? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि सभी बच्चों को मैं, और मुझे सभी बच्चों को पढ़ाना है। तो मतलब एम वो था। फिर उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि मुझे पढ़ाई ज़रूर करना है, अगर मुझे पढ़ना है या कुछ बनना है तो। तो बस उस दिन से मतलब मेरे लाइफ में एक ट्रिगर आ गया कि बस मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। और उन्होंने एक शर्त भी रखी कि आज से तुम हेयर कटिंग चालू कर दोगे और पढ़ाई भी करोगे। अगर अगले साल पास हो गया तो फिर मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा। तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आया और मैंने सेविंग करना सीख लिया, मुंडन करना सीख लिया। और उसके बाद में तो वो भी खुश रहे कि चलो कम से कम ये ने इसने पढ़ाई करना चालू कर दिया। तो उस पर धीरे-धीरे मैं 3 इयर्स तक कंटिन्यूअस फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया और स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 रहा। और उसके बाद में मेरे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हॉबी रही, क्योंकि मुझे जाना था फ़ौज में, मिलिट्री में जाना था कि मैं कैसे भी करके मिलिट्री में जाऊँगा। तो फिर मिलिट्री और हेयर ड्रेसिंग दोनों चीज़ें अलग-अलग है। नहीं तो कैसे रुचि हेयर आपकी? कटिंग तो मैं सीख ही लिया था, लेकिन मेरा दिल था कि बस मैं देश के लिए कुछ करना है, मैं मिलिट्री में जाऊँगा बड़ा होके पढ़ाई करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं 8 तक पढ़ा और मैं थर्ड से फिर मैंने कभी फादर से पैसा नहीं लिया। वहाँ हमारे गांव के आसपास में मेले लगते थे और उस मेले में मैं कुल्फ़ी बेचता था, टमाटर काट के मसाला डाल के बेचता था, फ्रूट बेचता था। और उस पैसों से मैं अपनी पढ़ाई, अपने कपड़े और बुक्स वगैरह लेके आके पूरे साल कभी फादर से, मदर से पैसा नहीं माँगा। सो आप
क्रिएटिव बचपन से ही क्रिएटिव हाँ, बचपन थिंक से क्रिएटिव रहा है। तभी भी मतलब और उन्हीं दिनों में राजेश खन्ना जी लंबे बाल बढ़ाना चालू किए थे और मैंने बहुत जल्दी उस चीज़ को पिकअप किया क्योंकि मैं तभी एक हमारे फ्रेंड थे, पहचान वाले थे। उनके थ्रू मैं ताज में जाया आया करता था। उसी उन्हीं दिनों में मतलब ये हिप्पी कट निकला था। सबसे पहले राजेश खन्ना जी ने बनाना चालू किया था, फिर अमिताभ जी ने। लेकिन अमिताभ जी का ज़्यादा फेमस हो गया और काफ़ी अच्छा तो वही मैं खाली देख के ही मैं समझ गया कि ये कटिंग कैसे करनी है। फिर मैं मेरे वहाँ पर आके चालू कर दिया। सब बाल तो लंबे-लंबे बढ़ा रहे थे। मतलब उस समय बहुत कम सैलून हुआ करती थी, तो करीब बॉम्बे में करीबन 400 दुकानें बंद हुई थी। मतलब बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। तो अभी आप अपने भाई के साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, भाई साहब के पास में। तो मेरे पास में लाइन लगने का, मेरे पास और भाई साहब को भी वही कटिंग चालू कर दिया और उस ज़माने में किसी के पास में ड्रायर नहीं हुआ करते थे। पूरे बॉम्बे में करीबन 4 या 5 जन के पास में हेयर ड्रायर थी। एक बसई में हमारे पास में थी और ताज में थी, ओबेरा में थी, एक अंधेरी में थी, राजा करके था और एक या पार्ला में था। बस 5 जन के ही सेटिंग करना चालू किए थे ब्लो ड्राई। और हमारे वहाँ जो कोली कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, उनको बहुत शौक था कटिंग करवा के सेटिंग करवाना। तो सेटिंग वेटिंग करवा के वो एकदम ऐसे शादी में तो सब सेटिंग करवाने आएँगे, ऐसे 10-10, 15-15 जन की लाइन लगती थी, उनको सबका सेटिंग करने का। और बाद में वो लोग मतलब सेटिंग करने के बाद में एकदम ऐसा है, इस तरीके से चलते थे। तो खुशी भी होती थी कि वो लोग अपने आप को कितना ध्यान रखते हैं। बहुत वहाँ वसई तालुका में पूरे कहाँ-कहाँ से लोग आने लगे हमारे पास में और बहुत सारे सैलून वाले थे वो मतलब जिनका बिज़नेस ही नहीं चलता था क्योंकि सभी लोग लंबे बाल कर जो 1-1 महीने में कटिंग करने वाले लोग हैं, वो अभी 3-3 4-4 महीने में कटिंग करवाते थे। तो और वो भी जो ऐसे मास्टर कटिंग करते थे, उन्हीं के पास जाते थे और हमारे पास तो बालों का ऐसा ढिग हो जाता था। थैलियाँ भर-भर के हम लोग बाल अलग से रखते थे और तभी बाल मेरे ख्याल से कोई बाल खरीदते भी थे लोग, कटे हुए बालों को खरीदते थे। तो हम लोग सब सँभाल के रखते थे, कभी आता थे तो वो भी बेचते थे बालों को। तो आपने अपना खुद का इंडिविजुअल सैलून करने का कब सोचा? हाँ, फिर मैं भाई साहब के पास में रह के भाई साहब ने बोला भाई मैं तेरे को दुकान नहीं दूँगा, तो मैं फिर वहाँ से रफ़ा-दफ़ा हो गया। एक सेठ मिल गया बोरीवली के, वो हमारी पहचान हो गई उधर ही बसई में भी। तो वहाँ एक है, एक काका थे, उनकी भी सैलून थी। उनके वो सगे वाले थे। उनके पास वो बोला मैं एक सैलून कर रहा हूँ, आप आओगे तो मैं आपको पार्टनर बना दूँगा या आपको मैं चलाने को दे दूँगा। बोला ठीक है। तो मैं वापस गाँव चला गया, उनको टाइम था, बोला अभी 2-3 महीना है, 1-2 महीना। मैं गाँव चला गया। बाद में उनका मुझे टेलीग्राम आया, ये तार आया। तभी कोई फ़ोन नहीं था वगैरह। तो मैं वो तार आया तो मैं सीधा रवाना हो गया। यहाँ आके देखता हूँ तो अभी तक तो फर्नीचर बन रहा है। अभी मैं करूँ क्या? मैं तो थैली में थोड़े से कपड़े-वपड़े डाल के आ गया बॉम्बे और अभी वहाँ ना तो सोने का, अभी क्या मैं वापस भाई के पास तो जा नहीं सकता। फिर मैं वहीं उनकी दुकान के आगे अंदर फर्नीचर बन रहा था। रात को मैं बाहर बाजू में दाने की दुकान थी, वहाँ से गोनी लेता था। वहाँ उनका एक कारीगर था, वो भी हम दोनों ही उधर बाहर वो गोनी बिछा के, कभी-कभी वो शक्कर की गोनी रहती तो बहुत सारी मूँगी भी काट लेते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैलून का नाम 5 स्टार सैलून हुआ हाँ, करता था। वो 5 स्टार मैंने ही उस सैलून का नाम रखा था 5 स्टार और 5 स्टार जो 5 स्टार की तरह चला, मतलब लाइन लगी। जब 1 महीने के बाद में 1 महीना मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे। 24 रुपी 25 रुपीज़ में मैंने 25 डेज़ निकाले। ₹1 में रोज़ का मेरा खाना होता था। एक वड़ा पाव 20 पैसे में वड़ा पाव मिलता था। सिंग चना मिलते थे इतने। खा पी के, पानी पी के सो जाने का उधर। लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने गया। बस वो थोड़ा ऐसा था कि नहीं मुझे माँग के या कर्ज़ा करके ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है। लाइफ़ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में जब दुकान बन गई तो फिर हमें अंदर सोने को मिलता था और उन्हीं दिनों में मेरे
भाई साहब को पता नहीं मेरे मम्मी डैडी कुछ बोला, तो मेरी वाइफ को भी बॉम्बे भेज, मेरी शादी हो चुकी थी, बहुत छोटी उम्र में ही मेरी शादी हुई थी। आई थिंक मैं जब 18-19 साल का था तब मेरी वाइफ आ गई थी, वो 16-17 साल की थी। अभी तो आपके ऑलरेडी स्ट्रगल वाले दिन चल स्ट्रगल वाले दिन चल रहे थे, पैसे नहीं थे, जब कटिंग की रेट थी उस ज़माने में, जब मैं बॉम्बे आया तभी गांव में 60 पैसे में कटिंग और सेविंग होता था। बॉम्बे आया तभी मैं भाई के पास में आया जब पहले साल में कटिंग की रेट थी ₹1.25, फिर ₹1.5 कोई। जब मैं बोरीवली में आया, मतलब 7 साल बाद भी ₹2.5 हुए, ₹2 कटिंग का, 50 पैसा सेविंग का, साथ में करेंगे और अलग करेंगे सेविंग तो 75 पैसा था। तो वैसे करके जब मैंने पहले महीने में मेरा काम हुआ था कुछ ₹450, तो मेरे को ₹225, 50% के हिसाब से ₹225 मिले। ₹225 में तो मैं एक तो ₹25 में 25 दिन निकाले, फिर ₹225 मिलने के कारण मैं बहुत खुश था। लेकिन उस तभी मेरी वाइफ भी उधर आई, तो मेरे एक दोस्त थे जयेश भाई, और ये मांगकर फैमिली थी, उन्होंने वाइफ को रखा अपने घर पे 3-4 दिन, तब तक मैंने अपना रूम देखा और एक रूम मिल गया कुछ ₹15 भाड़े पे, और झोपड़ा था, रीशर का झोपड़ा, कोले वाला, शिमपुली गाँव। सिंपली गांव में। उसमें करीबन मैंने 6 साल निकाले। तभी 1980 में, और तभी मेरी बेटी हुई, और बेटी मेरे लिए बहुत लकी रही। आ, रिंकू के आते ही मुझे दुकान चलाने को मिली, एक भाई खुद सेठ के हिसाब से मैं रहने लगा। फिर वही दुकान मैंने 6 साल के बाद में खरीदा। खरीदा तभी भी मेरे पास पैसे नहीं थे, ₹1.25 लाख, मतलब 1,60,000, फिर धीरे धीरे करके मैंने ₹1.25 लाख तक खींचा, लेकिन मेरे पास सिर्फ ₹10,000 थे। वो ₹10,000 भी मैंने टोकन तो दे दिया, मैं बोला अभी दूसरे पैसे लाऊंगा किधर, फिर मैंने सोच लिया या तो जाएगा या आ जाएगा। फिर मेरे दो दोस्तों ने 10-10 हज़ार दिए, एक खन्ना साहब ने दिया है, और एक हमारे और दोस्त थे ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे 10-10 हज़ार, ₹30,000 हो गए। और उनको पहले ₹60,000 चाहिए था सेठ को, तो मैं फिर गांव भाग के आया, मेरी माँ को बोला कि बाबा मैंने दुकान की, मुझे पैसा। माँ ने ब्याज के ऊपर 5,000, 2,000 ऐसे कर करके मेरे को ₹30,000 दिए, और वो मैं लेके बॉम्बे भागा और सेठ को 60,000 दे दिया, और 60,000 का लोन मेरे को पास होने में 6 महीने लग गए। और उसके बाद में मैंने घर लिया 2004 में, तो उस समय मेरे एक हफ्ते में ₹40 लाख लोन पास हो गया था। लेकिन उस ज़माने में लोन भी नहीं पास होता था, कोई ऐसे ही लोन नहीं देते थे। सो आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हमेशा, और उनका मैं शुक्रिया हमेशा अदा कर रहा हूँ कि बाबा उनकी वजह से मेरी कम से कम दुकान हो गई। उसके बाद मैंने 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान हो गई। धीरे-धीरे मैं लेते गया, और वहीं वही एरिया में छोटी-मोटी 4 दुकान हो गई, फिर घर भी हो गया। सो आपने अपने सैलून का नाम बिग बॉस रखा है। जी। सो इसके पीछे की क्या सोच थी? और तभी एक फ़िल्म आई थी बिग बॉस, ब्रूस ली की, और तभी मैं ये कुंग फू सीख रहा था। तो उसके अंदर ब्रूस ली आँख पे पट्टी बाँध के फाइट करता है, और उसी जब थोड़े दिनों पहले ही मैंने अपना आँख पे पट्टी बाँध के कटिंग करना चालू किया था। वो मेरे को अचानक एक ऐसा ख़्याल है कि, क्योंकि मैं जब कटिंग करता था तो मैं ऐसे किधर भी देखता था, क्योंकि मैंने सीज़र और फिंगर, मतलब हाथ से ही मैं सीज़र अलग टाइप से चलाता हूँ, अलग टाइप से पकड़ता हूँ। तो वो जब मैं पकड़ता था तो लोग, और कटिंग करता था तो फिंगर के जजमेंट से कटिंग करता था, तो लोग हैरान होते थे, बोलते यार तू देखता किधर है कटिंग, मेरा कटिंग बरोबर हो रही है ना? तो बोलता है हाँ यार कटिंग तो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तो तेरे पास आते हैं। तो मैंने, अचानक मेरे दिमाग में आया, शायद भगवान ने एक नाम करना लिखा होगा करके, वैसा दिमाग में आया कि मैं आँख पे पट्टी बाँध के कटिंग करूँ। तो ये क्यों, इंस्पिरेशन तो कहीं न कहीं ब्रूस ली से ही हाँ, आपने हाँ, ब्रूस ली से ही मिला, तो मुझे कुछ न कुछ अलग करना है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने अपनी खुद की कटिंग खुद करना चालू किया। जब मैं अपनी खुद की कटिंग खुद करता हूँ, आज भी लोग बोलते हैं कि हरीश सर यार आपकी कटिंग कौन कर दे? मैं बोला मैं खुद करता हूँ। अरे बोला कैसे करते हो? मैंने काफ़ी कुछ इसके, अभी मेरे को करीबन 50 ईयर्स हो गए हैं।
अपनी खुद की कटिंग। कभी-कभार मैं आलस आता है तो किसी से करवाता हूँ अपने बच्चों से, तो फिर वापस मेरे को हाथ लगाना ही पड़ता है सीज़र लेके। तो पहले तो वो सीखा, फिर ये मैंने ब्लाइंड फोल्ड, एक मेरे दोस्त का मुंडन होने वाला था, तो उसको बुलाया और उसके लंबे बाल थे। उसके ऊपर मैंने 3 बार कटिंग किया और मेरे दोस्त था सुनील करके, उसको फ़ोटोग्राफ़ी और उसने वीडियोग्राफ़ी की, उसने पूरा मेरा सेटअप लगा के पूरा मेरा शूट किया। तो उसमें मुझे पता चले कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा। लेकिन पहली बार फिर वापस मैंने थोड़ा घुमा के देखा, रिवर्स करके मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार एक ही इंसान के ऊपर मैंने 3 बार और तीसरी बार में 100% सही हो गया। तो मेरे को तसल्ली हो गई कि यार मैं अभी आँख पे पट्टी बाँध के उसके जो फ़ोटो थे, वो थोड़े दिनों बाद में ही, थोड़े टाइम के बाद में मुंबई समाचार वाले आए। एक मेरे दोस्त थे अनिल भाई, उनका कपड़े का दुकान था, उनके वहाँ कुछ इंटरव्यू के लिए आए थे, तो बोला यार एक हमारे दोस्त थे वो आँख पे पट्टी बाँध के कटिंग करते हैं। बोला क्या बात करते हैं? तो वो दौड़े-दौड़े मेरे पास आए, फिर मेरा पूरा इंटरव्यू मुंबई समाचार में आया पहली बार। और जब मुंबई समाचार में आया तो फिर तो हल्ला हो गया। फिर तो लोक शता और क्या-क्या हर एक पेपर में आने लगा। फिर पेपर के बाद में जब पेपर में छा गए तो फिर उसके बाद में मीडिया वाले आने लगे, प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी काफ़ी मेरा ये शूट हो गया। मतलब कोई चैनल नहीं है ऐसा, न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जिसने मुझे शूट नहीं किया हो। तो ये ब्लाइंड फूल ने मुझे बहुत हाइट दी, मेरा पूरा दुनिया में नाम कर दिया। हरीश जी, कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। आपकी ज़िंदगी में वो कौन-सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से आप इतने सक्सेसफुल रहे अपने करियर में? हाँ, मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे साथ में काफ़ी लोगों का हाथ है। उसमें सबसे पहले मेरी वाइफ़, क्योंकि मेरे पास जब मैंने खुद के अपनी द सैलून बनाई, तब मेरे पास 4-5 कारीगर मतलब हेयर ड्रेसर काम करते थे और उनका सबका खाना मेरे घर पे ही बनता था। तो रोज़ इतनी रोटियाँ बनाना, सुबह जल्दी उठ के और पानी भरना, पानी आता था थोड़ा-थोड़ा नल से, तो वो भी रात को 2 बजे तक पानी के लिए लाइन, और मैं सुबह 7 बजे से लगा करके रात के 1 डेढ़ बजे तक काम करता था। मेरे साथ में वो लोग भी काफ़ी टाइम तक काम करते थे, तो वो वाइफ़ का सपोर्ट हमेशा रहा। मेरे यार दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक़्त पे मुझे पैसों से भी हेल्प किया और मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया। यही चीज़ मुझे लगता है कि आपको बाकी सबसे अलग करती है। एक है क्रिएटिव चीज़ें हमेशा डेवलप करते रहना एंड साथ ही साथ हमेशा ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ रहना। हाँ, अगर आपको किसी हाइट पे पहुँचना है तो मैं नहीं आना चाहिए। मैं ही इंसान को ऊपर पहुँचने नहीं देता है, वो टाँग खींच लेता है। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मैं इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ब्लाइंड बच्चों को ये सिखाया, मसाज करना सिखाया, एक्यूप्रेशर सिखाया, सुजोग थेरेपी सिखाया। मैं गूंगे और बहरे बच्चों को मैंने कोर्स करवाए और ऐसे जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको भी कोर्स करवाए। लेकिन मैं कभी उनको एहसास नहीं दिलाया कि यार मैं तेरे को फ्री में करवा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि एहसास दिलाने से दिल टूट जाता है। लेकिन वो अगर हम ऐसे ही वर्बली करेंगे तो इंसान खुश होगा और हमेशा अपने से ताल्लुक़ बनाए रखेगा। तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। देखो पैसा तो जो तकदीर में लिखा है वो आना है तो आना ही है, यस। और लेकिन कुछ ऐसा काम करो, आए हैं दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करो जिसे दुनिया आपको जाने के बाद भी याद करे। याद कर रहे हैं। तो सर आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम किया है, जैसे कि कमल हसन जी है एंड आल्सो यू हैव बीन अ वेरी पर्सनल हेयर ड्रेसर ऑफ मिस्टर धीरूभाई अंबानी। सो जब आपने इन दिग्गजों के साथ में काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा इनके साथ? तो सबसे पहले मेरे को फ़िल्म लाइन में जाना था और फ़िल्म लाइन में मैं मतलब मुझे ₹20 मिलता था। जब ड्रामे में मैं मेकअप करने जाता था ₹20 मिलता था हम लोग को, हमारे सर ₹20 देते थे। वो भी क्योंकि मेरी तभी सैलून भी चलती थी तो आधा दिन मैं मेकअप के लिए जाता था, क्योंकि मुझे सीखना था। और मेरे गुरु थे अनिल जी, जो दादर में बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने साची 420 और
कमल हसन जी के काफ़ी सारी फ़िल्मों में उन्होंने ही मेकअप किया है और उन्होंने ही मुझे कमल हसन जी के पास भेजा था। जो जब पहली बार मुझे कटिंग के लिए बुलाया इधर रेनिशंस में, तभी उनकी मूंछ वगैरह नहीं थी, तो मैंने थोड़ा डिज़ाइन करके उनको बताया कि बाबा आप ऐसी मूंछ रखो, आपका जो रोल है वो बहुत एकदम रावड़ा रोल है, तो उसके अंदर आपको मूंछ अच्छी होनी चाहिए, साइड लॉक होनी चाहिए। वो मैंने की और फिर शॉर्ट हेयर किए थे। वहाँ तो साउथ में तो लंबे हेयर रखते थे, लेकिन मैंने उनके शॉर्ट हेयर किए तो उनको बहुत पसंद आया। तो करीबन 2 साल तक मैं, जब तक शूटिंग चली, और 1-2 शूटिंग के अंदर मैं यहाँ से चेन्नई जाता था, अ, शाम की फ्लाइट में जाने का, रात को उनके स्टूडियो पे जाके उनकी कटिंग करने का, और फिर वो मुझे होटल देते थे, आने-जाने का फेयर और अच्छे पैसे देते थे। करीबन मुझे 25,000 देते थे उस ज़माने में। ये 98 की बात है। तो मुझे आना-जाना, फ्लाइट, होटल, और सुबह मॉर्निंग में मेरे टाइम पे सैलून पे आ जाता था। तो कमल हसन जी हैं, काफ़ी सारे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, और मुकेश खन्ना जी, विश्व पितामह जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और अ, उनकी कटिंग मैं करीबन 25 साल से मैं ही कर रहा हूँ। तो सर जब बात सीखने की आती है तो ख़ास करके जब आपने एक धीरूभाई अंबानी जी के जब आप पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करते थे, सो आपने क्या सीखा उनसे? हाँ, धीरूभाई अंबानी से सीखा कि बाबा, पहली बात तो मैं, एक गुरुजी थे राजन साहब, उनके थ्रू मैं उनके पास में गया, और जब पहली बार उनसे मिला, तो उन्होंने, जो गुरुजी ने मेरे बारे में बताया था कि भाई वो बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, आँख पे पट्टी बाँध के भी कटी। अरे मैंने पढ़ा है किधर? तो फिर उनको याद आया कि उन्होंने चित्रलेखा में मेरा इंटरव्यू आया था। तो जब मैं उनके पास में गया, तो मैंने मेरा प्रोफ़ाइल उनके सामने रखा, तो उन्होंने गुजराती में बोला कि હું તો તમને ઓળખું છું। मेरे तो दिल बैठ गया, मैंने कैसे पहचानते मेरे को? तो बोला તમારો चित्रलेखाમાં इंटरव्यू आवे तो आखो, हरीश ये वाघेला। जो चित्रलेखा काफ़ी फ़ेमस हुआ बहुत करता था। फेमस था, और वो चित्रलेखा में का इंटरव्यू मेरा पूरा वर्ल्ड में गया था, क्योंकि चित्रलेखा बहुत फेमस मैगज़ीन थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपका पढ़ा था, तो बहुत खुशी हुई। मुझे ये कि मैं उनसे ये सीखने को मिला कि वो इतने बड़े इंसान जो एक-एक मैगज़ीन को, पेपर को, उनके, जब मैं रोज़ उनके, एक्चुअली क्या, उनको पैरालिसिस हो गया था, तो उनकी सेविंग करने के लिए रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ के, 7 बजे तो उनके यहाँ सेवाइन उधर कोलाबा पहुँच जाता था। सिर्फ़ सेविंग करके मैं आता था। यस। आप इतने सालों से ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लाइक 70 से लेके 21st सेंचुरी तक देयर इज़ द इंडस्ट्री हैज़ बीन इवॉल्व्ड। बहुत सारे चेंजेस इंडस्ट्री में हुए हैं। एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ़ एक कम्युनिटी के लोग ये बिज़नेस में आना चाहते थे और अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा सैलून्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर और वो ये इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में ये कहाँ जाने वाली है? क्या इसका एक शेप होगा? मेन तो क्या है कि पहले क्या था कि हर बिजनेस जो था वो कास्ट वाइज हुआ करता था। टेलर थे, वो उनके फ़ोरफ़ादर्स टेलर का बिजनेस करते थे। मोची थे, वही काम करते थे, हेयर ड्रेसर थे, वही काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इतनी पब्लिक हो गई, इतने लोग दूसरे बिजनेस में, फिर लोग मेरे को बोलते थे, "अरे यार! तुम्हारे स्टूडेंट ये तो ब्राह्मण है, ये कैसे बाल काट रहा है?" मैं बोला, "अभी उसको इंटरेस्ट है।" क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह अगर वो जाके नौकरी करेगा तो उसको 8-10 हज़ार रुपया मिलेगा। मैं उसको तैयार करने के बाद में वो महीने का 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, ज़्यादा भी कमा सकता है। तो मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे हर कास्ट, चाहे वो जैन हो, कि ब्राह्मण हो या अदर कास्ट हो, कोई भी, सभी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इसी तरीके से हर बिज़नेस में आजकल अदर्स ज़्यादा आ गए। अब जिसके अंदर आर्ट है, तो ये आर्ट तो हर इंसान के अंदर होता है। तो और वो जो आर्टिस्ट है, वो अपने आर्ट के हिसाब से फैशन डिज़ाइनर बनेंगे, या हेयर ड्रेसर बनेंगे, या इंटीरियर का करेंगे। तो अलग-अलग फ़ील्ड में अभी सभी लोग जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं। कॉम्पिटिशन भी बहुत ही हेल्दी हो रही है। हाँ,
कंपटीशन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है। सो तो इस समय में सैलून्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ, जी, वो है स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर। आज वहाँ पे वो काम कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर वो जब उनको एक दूसरा कुछ अच्छा जॉब ऑफ़र आता है, वो तुरंत वो स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे सैलून के जो ओनर्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। वही एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी गलती करते हैं कि कहीं पर बाल कटाने गए और वो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, ये वो। तो फिर वो बोलता है कि सर मेरे को भी अपनी खुद का कुछ करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तू चिंता क्या कर, जो पैसे वाले रहते हैं, बोलता अच्छा ठीक है, कितना पैसा लगेगा? वो बोलता है अरे बोला अभी जो पैसे वाले रहते हैं उनके लिए 10-15 लाख, 8-10 लाख रुपए बड़ा मायने नहीं रखता है। उसको करके तो दे देते हैं, थोड़े दिनों में वो देखता है मैं सेठ को आधा क्यों दूँ? इतना हिस्सा सेठ लेके क्यों जाता है? ऐसा करके तो वो सेठ बेचारा पैसे लगा के डब्बे में चला जाता है और वो अपना कहीं और दूसरी जगह कर लेता है। तो ऐसे में बहुत लोग किसी के बहकावे में आके भी ऐसा बिज़नेस करते हैं, तो भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर वही है, अगर वो बहुत अच्छे कोऑपरेट ढंग से करे, उनको ट्रेनिंग देना, उनके पास में एग्रीमेंट वगैरह करवा के लेके, तो बिज़नेस बहुत लोग करते ही हैं। बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है, काफ़ी चेन सिस्टम से काफ़ी सैलून चला ही रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कर सकते हैं। लेकिन अभी वो रहा ही नहीं है कि बाबा बाई कास्ट से अगर हेयर ड्रेसर हो तो वो ही कर सकता है। ऐसा है ही नहीं। अभी कोई भी बिज़नेस कर सकता है। बहुत सारे लोग जो सैलून में आते हैं, उन्हें हमेशा हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है। सो इसका क्या एक रीज़न हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि आजकल लोग जो है वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं। यू नो व्हाट मीन्स अच्छा खाना? जंक फूड। जंक फूड तो हमेशा तकलीफ ही देगा। अंदर जाएगा तो कुछ अच्छा तो करने वाला नहीं। क्योंकि जंक फूड खाने से लोगों का पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब पित्त बढ़ता है तभी या तो पिंपल्स आते हैं या डार्क सर्कल होते हैं, क्या पिगमेंटेशन आते हैं, किसी को डैंड्रफ होता है और फिर उसके बाद में इचिंग होती है बॉडी में। और वो जब बढ़ जाता है पित्त तभी वो हड्डियों के ऊपर असर करता है। तो हड्डियों के ऊपर जब हड्डियाँ गलने लगती हैं तो उसके बाद में हेयर फॉल होता है। तो मैं अपना एक आयुर्वेदिक फंडा बनाया है। सबसे पहले मैं नाड़ी देखता हूँ, वात, पित्त और कफ। तो नाड़ी देखने से मुझे समझ में आता है कि इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त है या वात है, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर है या सुस्ती रहती है। तो जो मैं बोलता हूँ वो हाँ, हाँ बोलते हैं। फिर उनको मैं एक फ़ॉर्मूला देता हूँ कि आप हरड़े, बेड़ा, आंवला, त्रिफला जो है वो अमृत है। 50 ग्राम हरड़े, 100 ग्राम बेड़ा और 150 ग्राम आंवला। 50, 100, 150 ये तीनों को साफ करके मतलब पाउडर बना के रोज़ रात को आधा चम्मच आप गर्म पानी में पिएंगे तो धीरे-धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम वात, पित्त, कफ का तीनों दोष निकल जाते हैं। हेल्दी रहना है तो सुबह-सुबह आधा चम्मच लेके घी और थोड़ा-सा शक्कर मिला के खड़ी शक्कर जो मिश्री जो आती है वो मिला के अगर लेने से वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी वो बीमार नहीं गिरेंगे। इतना बढ़िया फ़ॉर्मूला है ये। तो सर अभी ऑलरेडी हमारे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट्स तो क्या देखो आपको लगता है कि अभी भी लोग ये घर का नुस्खा करने के लिए रेडी है? जो अपना लेंगे उनके लिए अमृत है, जो नहीं अपनाएँगे तो फिर जिनके पास पैसा है वो ये सब नहीं करेंगे। वो तो डब्बा लेके आएँगे, लगा देंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ भी हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं और उसके फ़ायदे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो एक आइडियल हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए? हेयर हेयर केयर के लिए आपको हमेशा एक तो पहले देखना चाहिए कि भई हम जहाँ हम हेयर वॉश कर रहे हैं वहाँ का पानी कैसा है। बहुत मैंने देखा है कि जो यहाँ से दुबई जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के बच्चे जब वापस आते हैं तो उनके बाल आधे हो जाते हैं। तो जो हार्ड वाटर है वो ध्यान में रखना है कि कहीं बोरिंग का पानी पानी से तो हम वॉश नहीं कर रहे हैं। तो पानी अच्छा होना चाहिए। एक बार आप बिसलेरी पानी लेके आप सर धो दो, लेकिन आप हार्ड वाटर से धोंगे तो धीरे-धीरे बाल गिर जाएँगे 100%। तो वो भी बहुत मैंने तो बहुत सारे बच्चे अमेरिका से 1-2 बच्चों को मैंने
डिप्रेशन में से निकाला कि बाबा तुम्हारे बाल, वो बाल गिरने के कारण वो क्लास में नहीं जाता था। और फिर इधर आया, फिर मैंने उसको काफ़ी हेयर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट्स किया। और सब। और ट्रीटमेंट मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने से और नेचुरोपैथिक मैंने खाने का उसको चेंज किया। मैं बोला कचरा खाना बंद करो, हेल्दी खाना खाओ, जिसके अंदर रॉ फूड हो, कि भाई सुबह रॉ फूड ले लिया, मतलब फ्रूट ले लिए हैं, खाने के पहले आपने थोड़ा सलाद ले लिया है, अच्छी दाल ले ली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। तो ऐसा खाना अगर लेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा काफ़ी फ़ायदा फ़र्क गिरेगा इससे। देख सकता है। इवन जब क्लाइमेट चेंज होता है, क्या ये भी बालों की हाँ, टेक्सचर क्वालिटी के ऊपर हैम्पर करता है? क्लाइमेट चेंज होने से भी बहुत बार बालों पे फ़र्क गिरता है कि बरसात में भी मॉइस्ट ज़्यादा रहते हैं, बाल चिपके से रहते हैं, तो तभी एक्चुअली बिज़नेस भी सैलूनों में आधा हो जाता है, क्योंकि लोग बारिश में ज़्यादा बाल नहीं कटवाते। चलता है अभी जब गणपति आएगी, दिवाली आएगी, तभी हम लोग कटवाएँगे, तो तभी बिज़नेस थोड़ा चालू होता है, लेकिन उसके पहले बिज़नेस कम हो जाता है। और तभी भी एक्चुअली क्या है कि जो ड्राई हेयर है उनको थोड़ा कंडीशनिंग है वगैरह, या क्या है कि बालों की क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी ड्राई हेयर रहते हैं, थोड़ा कभी-कभी ऑयली हेयर रहते हैं, तो कलर में भी जब ये लोग करते हैं, तभी देखते नहीं हैं। प्रॉपर जो नए-नए सीखते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो आजकल क्या है, एजुकेशन की अभी भी कमी है। तो एजुकेशन इसमें जितना होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे अच्छा काम करेंगे और हेल्दी हेयर रह सकते हैं लोगों के। और सर, जितनी भी ब्रांड्स हैं आज की तारीख में मार्केट में, सभी लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो सैलून का जो जो ओनर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं इतना इंटेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहते स्टाफ को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है कि आज आप एक स्टाइलिस्ट को बहुत ज़्यादा सिखा दोगे, वो गारंटी नहीं है कि आपके साथ में वो कितने टाइम तक वो जुड़ा रहेगा। प्रॉब्लम वही है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो, एक तो ये मोबाइल ने सबका सत्यानाश कर दिया है। इधर से उधर ज़्यादा करके उसी में लगे रहते हैं, काम कम करेंगे और ध्यान कहीं और देंगे। अभी काम भी बरोबर नहीं करोगे और तुम सोचोगे कि बॉस हमको बहुत अच्छा पगार देवे या बहुत ये, तो थोड़ा-सा भी कुछ बोल दे तो भाग के दूसरी सैलून में चले जाते हैं, दूसरी सैलून से तीसरे सैलून में चले जाते हैं। तो उसके ओनर को भी विश्वास नहीं होता, पता नहीं टिकेगा कितने दिन, मैं जी। इसके पीछे खर्चा करूँ और वो टिकेगा ही नहीं। तो इसके लिए कि हर इंसान को थोड़ा-सा ये रखना चाहिए कि नहीं, मुझे जहाँ भी काम करना है, लोग याद करें, वहाँ के कस्टमर याद करें, वहाँ का बॉस याद करे कि नहीं उसके जैसा लड़का नहीं होगा। अब आपकी देखो, पगार देने में कोई ना नहीं बोलता, लेकिन काम तो करो। काम कम करेंगे और मतलब अपनी ढेर होशियारी ज़्यादा रखेंगे तो ऐसे नहीं चलता है। बिज़नेस के अंदर आपको खुद को थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, तभी अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे इंडिया में आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनमें क्राफ्ट जो है वो काफ़ी कूट-कूट के भरा है, मगर वो एक प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं। आपकी क्या सोच है इसमें कि जहाँ पे कंपटीशन के अलावा अगर उन्हें वो प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, तो किस माध्यम के थ्रू उनको वो दिया जाए? एक ऐसा ऑल ओवर इंडिया ऐसा एक एसोसिएशन होना चाहिए जो बच्चों का टैलेंट के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो हम तो यहाँ पर काफ़ी सारा, आपने आपको पता होगा कि हमने यहाँ से जर्मनी लेके गए हैं, सिंगापुर लेके गए हैं, काफ़ी जगह बच्चों को 25 बजे 50 बच्चों को लेके गए और उनके टैलेंट को वहाँ से अवार्ड भी लेके आए हैं। मेरा बेटा भी वहाँ मलेशिया में ब्रॉन्ज़ लेके आया, मतलब ऑल ओवर एशिया में 4th, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अवार्ड लेके आए और वो आज अच्छी अपना सैलून चला रहे हैं। तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है उनको भी, और कंपनी वालों को भी चाहिए कि उनको थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे, थोड़ा कुछ उनके लिए हेल्प करे। क्योंकि सर ये भी देखा गया है जैसे कि बॉलीवुड के अंदर जब भी कोई नया फेस, नया टैलेंट आता है, तो जैसे कि बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसे ही क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी जब कोई नया टैलेंट आना चाहता है, तो यहाँ पे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और जिन्हें बहुत ही नेम, फेम हर एक चीज़ मिली है, तो वो एक्सेप्टेंस ही कहीं न कहीं नहीं मिलती। ऐसा होता है किसी-किसी को
बहुत सारी जलन भी रहती है कि नहीं कहीं मेरे से आगे बढ़, लेकिन मेरे फील्ड में आज लोग मुझे इसीलिए लोग इस इंडस्ट्री का एक भीष्म पितामह बोलते हैं या एक मेंटोर बोलते हैं कि नहीं हरीश सर है वो हर एक के साथ में एकदम अच्छे से रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो उनको मैंने खुद ने प्लेटफॉर्म दिया, उनको मेरे साथ में सेमिनार में लाया और वो मेरे खुद का उनका सलोन करने के बाद उन्होंने 100 150 200 सेमिनार किए। मतलब वो बेटी और उनका बेटा भी, मतलब ऐसे 2-2 पीढ़ी मतलब मेरे स्टूडेंट रह चुके और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर आर्टिस्ट को मैं प्लेटफ़ॉर्म दूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ। मैंने अपने खुद की फैमिली में मतलब किसी को भी बाकी नहीं रखा। मेरे बहुए मतलब मेरे भाई के बच्चों के भतीजों के बहुए वगैरह सबको मैंने मास्टर बना दिया। भांजे, भतीजियाँ, बेटे, बेटियाँ मतलब सबको, बहुए आज हम क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, तो सबको मेरी कोशिश रहती है कि पहले तुम लोग सीख लो, कुछ और नहीं कर पाओगे तो इसमें भूखे नहीं मरोगे, कम से कम कमा खाओगे अच्छा। डेफ़िनिटली और और अपने पैरों पे भी खड़े रहिए आप। हाँ, बिल्कुल। तो सर आप क्या आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री में जब किसी आर्टिस्ट को बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, बहुत जल्दी प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, फेम जो है वो उनके टैलेंट को ओवरशैडो कर लेता है? हाँ, वो होता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत जल्दी उभर के आए और कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता है। 2-4 जगह अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया और ईगो हमेशा इंसान को ख़त्म कर देता है। जब हवा भर जाती है ना तो फिर वो कहीं न कहीं ब्लास्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़े ही टाइम में आई एम समथिंग, आई एम समथिंग हमेशा नथिंग होता है। तो आगे जाके तो ऐसे ही हुआ है कि मैंने देखा है कि आए लेकिन गए कहाँ पता ही नहीं चला। तो हमेशा अपने एक उसमें दायरे में रहना चाहिए। हर एक की रिस्पेक्ट करो, पहले सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट अपने आप हो जाती है। सो आप ये एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक ये बिल्कुल। एनजीओ टाइप है? ये हम लोग ब्यूटीफुल हार्ट जो है उसमें भी हम लोग बहुत जैसे कोई बहुत तकलीफ वाला हेयर ड्रेसर है तो उसको हेल्प करना। कोविड में हम लोगों ने काफ़ी सारा हेल्प किया लोगों को जिनके सलोने ख़त्म हो गई थी, काम नहीं था, तो तभी हम लोगों ने हर तरह से सभी लोगों ने मिलके बहुत हेल्प की है। ब्यूटीफुल हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही हम लोग एनजीओ टाइप है। सर आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मेडिटेशन में मैं बहुत मेडिटेशन किया है और मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मैंने जैसे कराटे, कुंफू, जूडो, योगा, प्राणायाम, एसएसवाई, आर्ट ऑफ लिविंग, सुजोग थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, हेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, नेचुरोपैथी, मुद्रा, ब्रीथ, पिरामिड, रेकी, फोटोग्राफी, नाड़ी शोधन, हीलिंग और हजामत। मतलब मास्टरी जो है मैंने हजामत मतलब हेयर डिज़ाइनिंग में की। बाकी मैंने मतलब योग, प्राणायाम मैंने बुक भी लिखी है, 2 बुक लिखे हैं। एक योग निधि, मुद्रा के ऊपर लिखी है। दूसरी एक लाख दुखों की एक दवा जिसके अंदर बहुत सारी मतलब हेयर टिप्स हैं, हेल्थ टिप्स है, हेल्थ के बारे में है, हेयर के बारे में है, न्यूमरोलॉजी के बारे में 1 टू 31 तक सबके बर्थ डेट के बारे में लिखा है और पढ़ने वाले यही बोलते हैं अरे यार एकदम परफेक्ट है। तो मुझे खुशी होती है कि चलो कम से कम अपना ज्ञान है और रॉ फूड के बारे में पूरा रॉ फूड का उसमें हिस्ट्री दिया हुआ है। करीबन मैंने 150-200 पेज की बुक लिखी है और जो काफ़ी मैंने और वो मैंने उसका पैसा नहीं बनाया। मैंने सबका हमारे पीछे एक जॉगर्स पार्क है उधर सब जितने वॉक करने के लिए तो उनको फ्री में दी। फिर मेरे बेटे की शादी में जो आए थे लोग, उनको रिटर्न गिफ्ट में मैंने बुक दी कि और आज वो लोग याद करते हैं कि यार आपकी बुक में तो पूरा खजाना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइफ में मतलब मैं नहीं रहूं लेकिन मेरी याद लोगों के पास में रहेगी कि इन्होंने कुछ तो किया लाइफ कुछ में। तो किया ज़िंदगी। हाँ, मेरे काम को हमेशा बहुत प्यार किया। मैं हमेशा मतलब बहुत इज्जत की, प्यार किया। इसके लिए मेरे बच्चों को भी फिर मैंने इसके अंदर बहुत प्रोत्साहन दिया और हमारे जवाई साहब हैं वो भी इसी फील्ड वाले हैं, तो मेरी बहू है वो भी इसी फील्ड के हैं, तो मुझे हमेशा यही खुशी होती है कि मेरे को इस फील्ड ने, यही हेयर कटिंग ने मुझे इतनी ऊंचाइयाँ दी, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलाया
तो इससे बड़ा कोई बिजनेस, मैं तो जब भी भगवान दूसरी बार जन्म दे तो मेरे को हेयर ड्रेसर ही बनावे। और मेरे कास्ट वाले लोगों ने मुझे जोधपुर के अंदर इसी आर्ट के हिसाब से मुझे, जब मेरी ब्लाइंड फोल्ड कटिंग हो गई तो लोगों ने आके स्टेज पे उठा दिया और दूसरे दिन का टिकट कैंसिल करके मेरे को सिक्कों में तोल के स्वागत किया। फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लोग जब मेरा शो ख़त्म होता है तो साक्षात नमस्कार करते हैं या इतना प्यार देते हैं कि पूछो मत। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने इस हेयर ड्रेसिंग लाइन से। सर, तो जो इस पीढ़ी के जो लोग हैं, यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, काम किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। जब काम करोगे तो एक दिन लाइफ में ज़रूर एक टॉप पे रह टॉप पे जाओगे। हर एक को ऊँचाई। धीरू भाई की हिस्ट्री देख लो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम उतने ऊपर नहीं, लेकिन कम से कम हम अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, लोगों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बस दिल से काम करने वाले चाहिए, ना कि मोबाइल में पड़े रहना चाहिए। सर, तो इसी के साथ एक आगे एक छोटा-सा एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके। हर एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको पूछूँगा, आपको एक 5 सेकंड मिलेगा और आपको फटाफट उसका एक लाइन में जवाब देना है या फिर एक वर्ड में भी आप जवाब दे सकते हो कि एक शब्द जो आपको डिस्क्राइब करे। बिग बॉस। एक ऐसी आदत जिसके बिना आप रह नहीं सकते। काम। एक ऐसा लेसन जो आपने अपने करियर में सीखा हो। मेरे करियर में मैंने हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सीखा है, लोगों की हेल्प करना सीखा है। ये इंडस्ट्री में नहीं होते, तो आपका करियर क्या होता? हाँ, तो कोई, क्योंकि मैं मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा 15 यानी कि 6 नंबर है, तो मैं कोई भी आर्ट की लाइन में ही जाता। या तो डायमंड डायमंड है वो शुक्र का अधिपति हैं, तो ऐसे डायमंड लाइन में जाना चाहता था, तो वहाँ भी मैं कुछ न कुछ करता। तो जैसे कि सर आपने एक लेगेसी फॉरवर्ड की, जैसे कि आपके पिताजी जो कर रहे थे वही लेगेसी आपने आगे बढ़ाई और अभी आपके बच्चे भी कर रहे हैं। यही लेगेसी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं वो। सो क्या उनके लिए टिप्स रहेगा कि वो लेगेसी को बरकरार करके रखें? बस वो अपनी मेहनत को नहीं भूलें और जो ब्रांड मिला है, बना-बनाया प्लेटफ़ॉर्म मिला है, उसको और ऊँचाइयों तक लेके जाओ। मेरी तो यही इच्छा रहती है हमेशा, कि हमेशा बस काम से मुँह मत चुराओ, कुछ न कुछ अलग हट के करो, मेहनत करो और नाम कमाओ। थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज़ मतलब रियली वेरी लवली टॉकिंग विथ यू। मैं सभी हमारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ब्रॉडकास्ट देखें और इसको बहुत आगे तक फैलाएँ, जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हमारी तरफ से एक छोटा-सा टोकन ऑफ लव, एप्रिसिएशन आप आए, आपने थैंक यू। शोभा बढ़ाई हमारे पॉडकास्ट की। थैंक यू वेरी, वेरी मच। This has been such an inspiring and heartful conversation to everyone listening. This is just the beginning. Stay tuned for more stories, more legends, and more